सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। लिथुआनिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और 1990 में सोवियत यूनियन से इसने आज़ादी हासिल की थी और एक आज़ाद मुल्क के तौर पर सामने आया। उसके बाद नेटो का भी हिस्सा बना और यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा बना। लिथुआनिया में करप्शन पाकिस्तान की तरह एक बहुत बड़ा मसला रहा। लिथुआनिया ने गुज़श्ता 20 सालों में मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए काफ़ी इकदाम किए। लिथुआनिया के इंसदाद करप्शन के इदारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सर्विस के हुक्काम ने करप्शन की एक हालिया तहकीक के सिलसिले में 26 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें मुख्तलिफ अदालतों के 8 सर्विंग जजेस और 5 वकला भी शामिल हैं। लिथुआनिया की एंटी करप्शन एजेंसी के सरबरा जैद रूनस बर्तकस के मुताबिक मुल्जमान पर अदालती निज़ाम में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर रिश्वत का इल्ज़ाम है। इन लोगों ने 1000 यूरो से 1 लाख यूरोस तक रिश्वत वसूल की थी। इस स्कैंडल में रिश्वत की मजमूई रकम 4 लाख यूरोस तक हो सकती है। रिश्वत के एवज जजों ने अपने फैसलों में जानिबदारी का मुजाहरा किया। गिरफ्तार जजों ने मुल्की अदलिया में आला ओहदों पर काम किया है और बास तो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम करते रहे हैं। इन जजों का मुल्क के अदालती निज़ाम में 24 साल से लेकर 37 साल तक का तजुर्बा है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें करप्शन इल्जामात पर कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सर्विस और दीगर एजेंसियों के 100 से जायद एहलकारों ने मशकूक अफराद यानी इस तरह के मुश्तबा अफराद के दफातर, घरों, हत्ता के इनकी गाड़ियों तक की तलाशी ली है। लेकिन लिथुआनिया की जमहूरियत को अभी तक माशाल्लाह कोई खतरा नहीं है, वो मजबूत से मजबूत तर हो रही है। इस ऑपरेशन के दौरान एहलकारों ने लिथुआनिया के 900 साल पुराने शहर दुरोस्कन के मेयर रिकॉर्डस मेलिनोस्कस के घर पर छापा मारा है। लिथुआनिया की सदर ने गिरफ्तार जजों को मुअत्तल कर दिया है और उन्हें हासिल बतौर जज तमाम तरह के इस्तिस्ना को खत्म कर दिया है, यानी अब इन्हें किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। लिथुआनिया के वज़ीर आज़म ने अपने फेसबुक अकाउंट पे जो पैगाम दिया है अपनी कौम के नाम, वो ये है कि तमाम सियासतदानों, सरकारी अफसरान, जजों और दीगर सरकारी उम्माल को यह सबक अब सीख लेना चाहिए कि कानून से बालातर होने का वक्त अब गुजर चुका है। हम अपनी रियासत में करप्शन के लिए किसी किस्म की बर्दाश्त की गुंजाइश पैदा नहीं करना चाहते। यानी अब आज के बाद लिथुआनिया में करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस होगी। ना तो 8 जजों के गिरफ्तार होने से लिथुआनिया की जमहूरियत पटरी से उतरी और ना ही वज़ीर आज़म के इस पैगाम से लिथुआनिया के अंदर कोई क़यामत बर्पा हुई, बल्कि वहाँ के लोग खुश हो रहे हैं कि उनके मुल्क में इंसदाद करप्शन के इदारे ने कोई काम किया है। ये सिर्फ पाकिस्तान है कि जहाँ पे चाहे सिराज दुरानी के घर पे अगर रेड किया जाए, चाहे नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो, तो पाकिस्तान की जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान की जमहूरियत बिस्तर मर्ग पर पड़ी नज़र आती है। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इफ्तिखार शराजी साहब, सर थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सियासी और दफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, ये लिथुआनिया तो बड़ा बेवकूफ़ मुल्क है सर, 8 जजेस पकड़ लिए उन्होंने। अमीर, सो रिलीव्ड एंड कंफर्टेबल कि आपने अपना इंट्रो जो है उसमें ये पूरे कौम के सामने इसको एक्सप्लेन किया। बुनियादी तौर पे जो एम्पायर से नेशन स्टेट का सफ़र है, उसमें जो लिबरल डेमोक्रेसी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में उभर के सामने आई है, जो वुडरो विल्सन का कॉन्सेप्ट था, एग्जैक्टली उसमें 2 चीज़ें तवातुर के साथ पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सामने आई हैं, और वो हैं लिबरल डेमोक्रेसी के साथ साथ अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है ना, वो पैरेलल चल रहा है और ये बज़वर्ड है। तो जब हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल सिटीजनरी है वो इख्तियार देता है, आइनी ऑथराइजेशन देती है किसी भी रियासत को या हुकूमत को कि जनाब हम फारिग नहीं हैं, हमारे बिहाफ पे आप ये पैसा इकट्ठा करें
और जो सर्विस डिलीवरी है ये काम हम आपके हवाले कर रहे हैं। कस्टोडियन बना दिया आप। कस्टोडियन, एग्जैक्टली। और उस कस्टोडियनशिप में वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट का तस्वुर आए। उसमें जिन लोगों को इंट्रस्ट किया जाता है, यूजुअली ये प्रिज्यूम किया जाता है कि नॉर्म ये है कि वो, हमारे यहाँ इस लफ्ज़ से लोगों को चिढ़ है, उसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन कर लें कि वो सादिक और अमीन रहेंगे। अगर इस की ट्रांसलेशन से किसी को इख्तिलाफ है, यूजुअली उसको अगर को तो नहीं हो सकता ना, उनके ऊपर तो इसकी तलवार गिरी है। अगर है भी तो उसकी कॉन्नोटेशन हो सकता है, बाज़ औक़ात हमारे दोस्तों को मुनासिब नहीं लग रहा होता। तो एक ऑनेस्ट या इंटेग्रिटी के हवाले से एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जो इस ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं उनके लिए उन सोसाइटीज़ में उनके लेजिस्लेटिव इनबिल्ट जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक एंटायर अपरेटस होता है उनके गवर्नमेंट और स्टेटस का। उसमें रिसेप्टिवनेस नहीं है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उसमें सिंपैथी नहीं है। यूजुअली दे आर कंसिडर्ड एज अ पहाड़िया आउटलॉज ऑफ दैट सोसाइटी। हमारे यहाँ चूँकि अभी तक अकाउंटेबल गवर्नमेंट का तस्वुर नहीं आया है, और हम ये समझते हैं कि थ्रू बैलेट अगर हुकूमत चेंज हो गई है तो वी हैव गॉट राइट टू डू एनीथिंग, और इस एब्सोल्यूट राइट को हम एक्सरसाइज करते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है ना हम एक डेमोक्रेसी का स्लोगन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, चूना लगाते हैं, और उस स्लोगन में डिल्यूजन क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी को हम फॉग रखते हैं कि लोगों को ब्लर्ड नज़र आए, क्लियर नज़र ना आए, और जो एक्चुअल नॉन कस्टोडियनशिप है जिसके लिए उनको इंटरेस्ट किया गया था, वो अमल या वो जो एक्ट्स थे वो ब्लर्ड हो जाए, और लोगों को सिर्फ और सिर्फ थ्रू बैलेट जो चेंज होना था उसके इर्द गिर्द घुमाते रहे। एक ड्रिल है, 5 साल के बाद वो ड्रिल ही करवाते रहे लोगों से। अब वो ये एक्सरसाइज कम से कम पिछले 70 साल से बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तजर्बा रहा। हिंदुस्तान में आप देख लें, मोर और लेस इसी तरह की कहानी आपको नज़र आती है। वहाँ पे भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का फसाड क्रिएट किया गया, लेकिन अकाउंटेबल डेमोक्रेसी उनके यहाँ भी नहीं आई। आप बफर स्कैंडल ले लें, आप अभी रिसेंट राफेल में ले लें, यानी न्यूक्लियर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं अपनी करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए। दिस इज़ हाइट ऑफ फैशिज्म। जो रिलीजियस फैशिज्म है या नेशनलिस्ट फैशिज्म है, उसको लिंक कर दिया इकोनॉमिक फैशिज्म के साथ, और आम इंसानों की ज़िंदगी उन्होंने अजीरन बनाई हुई। शिराजी साहब, सर, जजेस, जर्नैल, सियासतदान, सहाफ़ी, कोई जी रूह दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब मुल्क में इस्तिस्ना का दावा नहीं करती। ये सिर्फ तमाशा इसी मुल्क में। जर्नैलों पे भी हाथ माशाल्लाह कोई नहीं है, सियासतदान तो वैसे ही उनके पास एक नैरेटिव होता है, और कोई तो इतनी मजलूमियत भी नहीं दिखा सकता जितना सियासतदान मजलूम बन के लोगों के सामने आके फिर वोट ले लेता है। मेरे ख्याल में जिस तरह काकड़ साहब भी फरमा रहे थे, यहाँ पे इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है कि मेरे ख्याल में जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ तो आया नहीं जाता, और बुनियादी तौर पे एक ब्लर्ड पिक्चर के ज़रिए अवाम को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर इस तरह कि आप 5 साल बैठते हैं इख्तियार कुल के साथ, और सब कुछ आपके हाथ में होता है और आप इन्हें करना होता है, बट जब आपकी अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो फिर आप कहते हैं कि शायद ये आपके साथ जुल्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये एक जो रिवायत चल पड़ी है बड़े अरसे से, इसे अब ख़त्म होना चाहिए। और अब अगर आप समझते हैं कि आप दावे भी करते हैं, जब आप इक़्तिदार में थे हमें याद है कि शहबाज शरीफ साहब यही फरमाया करते थे ना कि 1 रुपये की करप्शन भी नहीं की, और अगर साबित हो गई तो मेरा गिरबान है, पकड़ ले, मुझे जेल डाल दे। सर तो नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ गिरबान नहीं, शहबाज शरीफ से ने कहा था एक दफा कि अगर मैं मर गया खुदा न खास्ता, मेरे मरने के बाद भी मेरा स्कैंडल निकल आया तो मुझे खबर से निकाल के मुझे सजा दी जाए। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल में अब वो मौका आ गया कि आपको एक अच्छा एक मौका मिला है, आप अपने आप को नीट एंड क्लीन साबित करें। अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस चल पड़ा है, उसका हिस्सा बने, बजाय ये कि आप कभी बीमारी का शोर मचाते हैं, कभी आप कहते हैं कि नैब के थ्रू आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये नैरेटिव को ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जब आप 5 साल या 10 साल एक आधे पाकिस्तान के इख्तियार कुल के मालिक रहे हैं, सब कुछ आपने किया है, और आज आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको बड़े आराम से जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ
आपने कुछ नहीं किया तो जाहिर सी बात है आप एक तरह से नीट एंड क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। सही। और अगर कुछ किया है तो जाहिर सी बात है आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो कहते हैं कुछ किया तो फिर भी नीट एंड क्लीन हो गया। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं हो ख्वाहिश है सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे ख्याल में। ख्वाहिशात भी तो माशाल्लाह ऐसी ख्वाहिशात जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब बदल रहा है। अब मेरे ख्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो हुक्मरान जमात है वो इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ बैठी है कि कल को जब अपोजिशन में जाएंगे तो उनके साथ भी हौलात रखा जाएगा। अगर ये हुकूमत इस अंडरस्टैंडिंग के साथ और इस सोच के साथ आई है कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के ऊपर, तो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है अमीर के पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन ही है। अगर इसको हम मेरे ख्याल में मैनेज कर सकते हैं बेहतर अंदाज में, तो फिर पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा, वरना इसी दलदल में हम रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर इलेक्शन डेज़ के अंदर हमें फिर वो कर्ज़ों की कहानी, बीमार मैशत की कहानी, करप्शन की कहानी और दीगर कहानी सुनने को मिलेगी, बट पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरे ख्याल में आज एक हुकूमत का रिजॉल्व ये है कि हमने करप्शन के पीछे जाना है, बड़े स्ट्रांगली इसको एड्रेस करना है। तो फिर वो जो बातें कुछ होती है ना कि कहीं कोई डील हो रही है, कोई ढील दी जा रही है, वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अब जीरो टॉलरेंस के साथ बढ़ना चाहिए, और लोगों को, जिन लोगों ने कुछ किया है, शहबाज शरीफ साहब जैसे सियासतदान माशाल्लाह उनको उम्र खिज़र अता करे अल्लाह ताला, वो अगर 100 साल भी और इलेक्शन लड़े तो वो हर इलेक्शन में जरदारी साहब को सड़क पे घसीटते हुए नजर आएंगे, लेकिन घसीटेंगे कभी नहीं। अब देखे ना, लेकिन कल की जो मुलाकात थी आपके सामने, मेरे ख्याल में आज मैं बड़ा हैरान होता कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत जो जलवत में नहीं मिलते थे वो खलवत में अब मिल रहे हैं, अगर आप ये फरमा रहे हैं कि शायद डेमोक्रेसी के लिए आप साथ मिल बैठे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। अगेन फिर लोग बड़े शान हो गए। अब जरा मैं बीमारी वाले उस पर आ जाते हैं, जरा एतजाज एहसन साहब जी, अब जरा पहले बल्कि पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह साहब जो फरमा रहे हैं कि अगर कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब को तो उसका कातिल कौन होगा, जरा खुर्शीद शाह साहब ने क्या फरमाया ये जरा दिखाएं। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा, उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। खुर्शीद शाह साहब को कितना बगैर मिले, बगैर रिपोर्ट्स पढ़े, उन्हें कितना यकीन है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी कितनी संजीदा है, और खुदा न खास्ता उन्होंने उसको उस नहज पे भी पहुंचा दिया है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। अब एतजाज एहसन साहब, उनकी क्या सोच है, जरा वो सुनवाइए। यानी खुर्शीद शाह साहब क्या फरमा रहे हैं और एतजाज एहसन साहब क्या फरमा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो हौसला हार रहा है और हौसला हार चुका है, और किसी सूरत वो तदबीर बनाना चाहते हैं कि उनको लंदन में इलाज के लिए भेजा जाए। अब वो मुजरिम है, मुल्ज़िम ही नहीं है सिर्फ, पर मियाँ साहब कहते हैं कि मैं बीमार भी हूँ, ख़ानदान वाले कहते हैं कि शदीद बीमार हैं, उनकी पार्टी वाले कहते हैं कि उनको रोज़ दिल के दौरे पड़ रहे हैं, और लेकिन वो कहते हैं कि मैंने किसी अस्पताल में जाना नहीं। जिस किस्म के ये हरबे कर रहे हैं और जिस किस्म की ये इनकी पार्टी कर रही है कि वो जनाब बड़ी तकलीफ में है, बहुत कुछ है, और मतलब प्रेशर में ला के लाडले की तरह मनवाना चाहते हैं कि जी मुझे लंदन ही भेजें तो मेरा इलाज होगा, और ये सियासत इस पे भी कर रहे हैं। ये तो करते ही ये हैं, इन्होंने तो ये वसीला बना लिया है। हुकूमत पंजाब में शहबाज शरीफ की और हुकूमत नवाज शरीफ की इतनी बदउनवानियाँ इनकी थी, इतनी इनकी बुरी कारकर्दगी थी कि आज इनको कोई अस्पताल नहीं मिल रहा जिस अस्पताल में शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का इलाज हो सके। इस पंजाब पे 30 साल हुकूमत करने के बाद। राइट जी, ब्रिगेडियर साहब, पीपल्स पार्टी पहले आपस में बैठ के घर में तय तो कर ले कि हमने सियासत करनी है नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर, या वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार इनकी नजर में लग रहे हैं, क्योंकि एक कह रहे हैं कि वो बहुत बीमार हैं, दूसरे कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं। देखें, ये बहुत ही रिग्रेटफुल और बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से मुल्क की करप्शन की गई है, लूटा गया मुल्क को, और फिर उसके बाद क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट है इसलिए आप ये थ्रेट कर रहे हैं, वो भी इमरान खान की हुकूमत को, जो कि आई ही करप्शन एलिमिनेट करने के लिए। वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने ये कहा था मैनिफेस्टो में कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तक वो इकदाम नज़र नहीं आए जो होने चाहिए। देखें, इस मुल्क में 2000 अरब रुपया एक साल में करप्शन की नज़र होता है, एंड वी आर वेरी, ये नैब की भी रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट है, उसमें से 1000 रुपया तो चला जाता है FPR में चोरी होते हैं, जो कस्टम में आपके कस्टम इंस्पेक्टर के घर कराची में देखें, और सब इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट।
फिर उसके बाद 500 अरब रुपए आपका स्टेट कॉरपोरेशन, MPIA, रेलवे, OJDC, सोन सा कोई एमडी उनके हमने अभी तक चेंज भी नहीं किए हैं, जो कि हमें करने चाहिए। मेरिट पर लेकर आएँ ताकि वो आपको रिजल्ट भी दें, डिलीवर भी करें और आपकी ये पैसा भी बच जाए। अब इशू ये है कि इस स्टेज में फिर नैब का, मुझे अभी तक क्लियर, आई बिना डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम नैब में, नैब का काम ये है सबसे पहले टू असेस कि करप्शन कितनी की गई है, जो कि अभी तक किसी केस पे नहीं की है। मेरी ये बड़ी रिक्वेस्ट है चेयरमैन नैब से कि आप अपने डीजीज को बताएं कि जो इन्होंने करप्शन किया है, चाहे वो आप एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ के हैं, कि कितना पैसा इन्होंने करप्शन से लूटा है। दे आर लिविंग बियॉन्ड मीन्स हैं। एक एसेट परफॉर्मा दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने 4 अरब रुपए की करप्शन की है। ही शुड बी आस्क्ड टू पे दैट मनी एंड दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम एंड देन ये प्ली बार्गेन हो जाएगी। ही इज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। हमारी तरफ से पाकिस्तान दुनिया में कहीं चले जाएं, एज लॉन्ग एज ही रिटर्न द मनी, जो कि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। यही कराची में, सिंध में हो रहा है, यही शहबाज शरीफ के साथ और फवाद को रेफरेंस बना देंगे। व्हाट इज द पर्पस? 15 साल केस चलेगा, बेल लेके बैठे रहेंगे, मदद से दे विल बी डूइंग पॉलिटिक्स ऑल्सो, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो हमें ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इमरान खान की गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद वीक आपकी प्रोसिक्यूशन है, आपके सारे हारे की बेल हो जाती है, कभी किसी को छोड़ दिया जाता है। मीन्स के उनके जो लॉयर्स हैं वो ख्वाजा हारिस, दे आर नोन, उनके साथ 10-10 की एक रिसर्च टीम होती है। बिल्कुल। हमारे लॉयर, एक यंग लॉयर 1 लाख की सैलरी पे होता है। ही इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट, ही डजंट नो मच अबाउट इट कि कैसे इसको लेके चलना है, क्या प्रोसिक्यूशन चाहिए। रिसर्च उसने को की नहीं होती। जब कहते हैं पैसे कितने हैं, कहेंगे जी आप गूगल पे देख लें। आई मीन ये चीज़ें हमें इन हाउस ठीक करने की ज़रूरत है। देन वी कैन डू समथिंग। जैसे कि आपके सामने वली अहद ने सऊदी अरब में पैसा रिकवर किया ना, चाहे वहाँ पर किंगडम है, यहाँ पर 105 अरब डॉलर रिकवर किए हैं सर, अपने कजन से शुरू किया है, सबको उठा के बंद कर दिया रिट्स कार्ल्टन होटल में। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रेसिपी। चलें आप कम से कम जब पकड़ते हैं इतनी सख्ती तो करें कि आप उनसे पैसा तो रिकवर करें। द मोर यूर रिच, द मोर यूर कवर, द मोर की बात कर रहे हैं साहब, सख्ती की बात कर रहे हैं। ये एक तो करप्शन करते हैं, फिर इस पूरे निजाम पर आते हैं, फप्तियां कसते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, ठट्ठेबाजी करते हैं इस पूरे निजाम की, मजलूमियत का सहारा लेते हैं, शहादतों का कार्ड खेलते हैं, पता नहीं कहां कहां पे सियासत करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों क्या कह रहे हैं और क्या कहते रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज बहुत अफसोस हो रहा है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म किस हालत में है। बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं, दिखाएं जरा। मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। अब बिलावल साहब के वालिद आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय रखते थे और नवाज शरीफ साहब को जेल में पहुंचाने में जरदारी साहब का, इनके वालिद का क्या किरदार है, वो जरा देखो। अब इसको निकालना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है, यह अवाम का चोर है, गरीबों का चोर है, मजदूरों का चोर है, ये हारियों का चोर है। इसने हारियों का हक खाया है, इसने अवाम का हक खाया है, और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। काकर साहब, हम तो दिखाएंगे, हम तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। दरिंदा कह रहे हैं आप उसको, चोर कह रहे हैं आप उसको, आप उसे कहेंगे इसको निकालेंगे। आज आपका बेटा कह रहा है बहुत जुल्म हो रहा है 3 दफा के वज़ीर आज़म। कि बेटा बाप से कंसल्ट तो जी, आप तो धक्का देने में शामिल थे उस बेचारे। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये अर्ज़ कर दूंगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जो अय्याम आसीरी गुजार रहे हैं मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, उसकी वजह ये नहीं है कि वो इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। कोर्ट्स ने
उनको जो कन्विक्ट किया है उसकी बुनियादें कुछ और हैं। तो मोहतरम बिलावल साहब को उन बुनियादों को, कानूनी बुनियादों को समझ के उनको एटलीस्ट कॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट पता होनी चाहिए। वो कॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो फाइनेंशियल करप्शन है। इट इज़ नॉट बीइंग थ्राइस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ अ प्रिविलेज, दैट इज़ नॉट द क्राइम। क्राइम इज़ लेकिन वो आप पोस्ट कन्विक्शन प्रिविलेज क्लेम करना चाहते हैं ना। देखिए सजा के बाद भी प्रिविलेज दी जाए, वो तो मैं अर्ज फिर कर दूं कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे। अब वो जिस तरह की अरेंजमेंट चाह रहे हैं वो डेविएशन है, वो डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्म। कैसे आप एक कन्विक्ट को जेल से निकाल के लीगली और अब्रॉड भेजें उनकी चॉइस का जो वो समझते हैं कि ये बेहतर है इलाज में, उसकी मेडिकल ग्राउंड्स नहीं है, उनकी पर्सनल विम्स एंड विशेस की बुनियाद पे ये बात है। कानूनी तौर पे ये कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं समझ आ रही है कि इसमें कैसे कानून रास्ता उनको देगा। अगर इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कोई मुगलिया बादशाह तो नहीं है, वो इज़ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, विच इज़ हिज एंटायर डिसीजंस आर बाउंड to be regulated by the constitutional rules and regulations. इमरान खान साहब अगर चाहेंगे भी तो वो कैसे करेंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान असल में दोनों पार्टियों को आदत है ना कि कानून और आइन को एक तरफ रखते हुए फैसले करने की। अब ये समझ लें कि आज की हुकूमत में न्यू इमर्जिंग उसी तरह से फैसले इट्स अ न्यू इमर्जिंग पाकिस्तान, एनआरओ कर दे हमारे साथ, इट्स अ न्यू इमर्जिंग पाकिस्तान। इसमें पॉसिबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कन्विक्शन कैसे खत्म कर सकता है? वैसे मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो न्यू पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं इस मुल्क की, उसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहे। जब इसकी रियलिटी चेक आएगी, रिकंसाइल करेंगे, इनको खुद समझ आ जाएगी कि ये नहीं है पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और वहाँ से इसी एम्बिट के अंदर जो कानून का है उसके अंदर रहते हुए यस इलाज, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, हम उनके दुआगों को, खुदा न खास्ता हमारी ज़ाती मुखासमत तो नहीं उनके साथ। जहां जहां इवन एज अ प्रिजनर, लॉफुल प्रिजनर इन जो राइट्स, प्रिजनर के भी राइट्स, गॉट ऑल द राइट्स टू हैव एक्सेस टू मेडिकल कंडीशंस। और वो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बता दिया कि मेडिकल अटेंशन, राइट्स एक्सरसाइज जो मेडिकल अटेंशन है वो अल्लाह के फजल से इस मुल्क में अवेलेबल है। और जाहिर है वो साहिब इस्तेतात लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं कि उसको सप्लीमेंट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है बाय फ्यू मेडिकल एक्सपर्ट्स आउटसाइड द कंट्री, वो उनको उनकी जो सर्विसेज है उनको भी हायर कर सकते हैं। उसकी फैसिलिटेशन यकीनन हुकूमत देगी और देनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी कबात वीज़ा दे देगी अपने खर्च पे अपने कंसल्टेंट्स को। हाँ, ऐसी इसमें कोई कबात नहीं है। उसको एड्रेस होना चाहिए जो एक्चुअली मेडिकल सिचुएशन है। लेकिन अगर उसको हम लिंक कर देंगे पॉलिटिक्स के साथ, ये बदकिस्मती होगी, ये नहीं करना चाहिए। शाहिद साहब, यानी बिलावल जरदारी साहब को उस वक्त याद नहीं आया जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और इनके वालिद मोहतरम, ये उस वक्त की बात है जब आपको याद होगा मॉल रोड पर जब कादरी साहब ने धरना दिया था, उस धरने में जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का वफ्द शरीक हुआ था। उस धरने में जब पीपल्स पार्टी का वफ्द गया तो वहाँ जरदारी साहब ने ये चोर, डाकू, दरिंदे के अल्फाज नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल किए थे। और कमर जमान कायरा साहब जरदारी साहब के साथ भी खड़े थे और कमर जमान कायरा साहब कल बिलावल साहब के साथ भी खड़े थे। सही, लेकिन मेरे ख्याल में बात वो ये कि रियलिटी चेक लगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब बदला हुआ पाकिस्तान है। इसके अंदर मेरे ख्याल में कि इससे पहले नैब को हमने इतना एक्टिव नहीं देखा। पिछले जो 10 साल अदवार था जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत, उसके बाद नून लीग की रही, हमने देखा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर हाई कोर्ट का जो फैसला आता है उसके ख़िलाफ़ नैब सुप्रीम कोर्ट में अपील में नहीं जाता और मियाँ बरादरान बरी हो जाते हैं। इसी तरह जो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस थे नून लीग के अंदर अब दौर में हमने देखा है कि उन केसेस को परसू नहीं किया गया नैब की तरफ से, और वो उस मामले में वन साइडेडली एक तरह से जरदारी साहब भी बाइज्जत बरी हुए हैं साहब अदालतों से। लेकिन पहली बार मेरे ख्याल में ऐसा है कि रियलिटी के अंदर एक ट्रू एक तरह से हम कह सकते हैं कि असल हकीकी एक एहतसाब हो रहा है। और बात यह है कि अगर मौजूदा हुकूमत की हम बात करें तो उनका आर्गूमेंट बड़ा वजन है कि ये वो केसेस हैं अमीर के जो उनके दौर से पहले कहीं बने थे। फिर ये है कि जो चेयरमैन नैब से लेकर जो कहते हैं ना फवाद चौधरी के चपरासी तक, कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत ने किसी को अपॉइंट किया हो। तो मेरे ख्याल में अगर आज के दिन इन मामलात को लेकर पॉलिटिक्स की जाती है और कहा यह जाता है कि शायद उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है। फिर ये जो बात की जा रही है कि थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर और वो जेल में आज पड़ा हुआ है और सज़ा भुगत रहा है,
भाई बात तो यही है ना कि उनके खिलाफ एक केस चला, उस केस के अंदर जो खुद उनके अपने क्लेम्स थे, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उनको उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब मौजूद है, जब मांगा जाएगा तो देंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेके नैब, उसके बाद हाई कोर्ट, कहाँ कहाँ उनसे नहीं मांगा गया कि आप बताएं कि ये असासे आपने कैसे बनाए, बट अपने डिफेंस के अंदर वो कुछ नहीं पेश कर सके, और जो दस्तावेजात उन्होंने दिए हैं बाद में वो भी फेक साबित हुई हैं। तो मेरा ख्याल में और कौमी असेंबली में किया हुआ अपना खिताब भी वापस ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई डिफेंस बनता नहीं है, और इस बुनियाद पे अगर आप गवर्नमेंट को विक्टिमाइज कर रहे हैं, फिर बात हुई है कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, एक कानून के ज़ाब्ते के तहत उसने आगे चलना है। अगर आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि कल को अगर वो जेल में खुदा ना खास्ता उनका इंतकाल हो जाता है तो उसको मर्डर तस्वर किया जाएगा, कैसे तस्वर किया जाएगा? जब हुकूमत ये चाह रही है कि आप चाहें तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट के अंदर, या अगर आप चाहें तो अपने मौलजीन को यहाँ भी बुला सकते हैं, तो मेरे ख्याल में से ज़्यादा बेहतर तो कोई ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकते कि आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, जो चाहें आप ले लें, उसके बावजूद आप चाह रहे हैं कि नहीं हमने विक्टिम कार्ड खेलना है। ब्रिगेडियर साहब, भुट्टो साहब को जो सजा मौत हुई थी वो 109 के तहत हुई थी, यानी उन्होंने एआनत कत्ल किया या उस कत्ल में मदद की थी। तो उस कत्ल को तो, यानी उस सजा को तो पीपल्स पार्टी मानती नहीं है जो भुट्टो साहब को दी गई। तो इमरान खान साहब को ये कहते हैं कि हम एआनत कत्ल में कातिल बना देंगे, खुदा ना खास्ता मियां साहब को कुछ हुआ तो। ये हैरानी की बात है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं। एक कानून है मुल्क के अंदर, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उनके पास रेमेडीज पड़ी हुई हैं, इनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में सज़ा हुई है, और उसके बाद किस कानून के तहत ये एनआरओ या रिलीफ दिया जा सकता है, कोई अवेलेबल ही नहीं है। फिर हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? एक आदमी जो करप्शन करता है, 3 साल प्राइम मिनिस्टर है, 3 साल प्राइम मिनिस्टर का मतलब है इनको 3 दफ़ा ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, बिकॉज ही हैज़ लूटेड मनी, और आपने उस प्लंडर किया जो आपको आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने आपको अलाउ किया था, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, आपने उन लोगों के लिए किया। आज हॉस्पिटल भी आपने कोई नहीं बनाया। मेरे ख्याल में ये चीज़ों पे गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए कि आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, यू हैव टू अवेल। आपने टीवी पे बता दिया, आपने ऑफिशियल इन राइटिंग दे दिया फैमिली को, द ओनर्स इज ऑन द फैमिली नाउ, फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल। कल फैमिली को पकड़ना चाहिए मे बी, और उन्हीं में से कोई चाहते हैं कि नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए और किसी की पॉलिटिक्स चमक जाए। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती करे, फैसिलिटी दें, हॉस्पिटल लेके जाएं, जॉन्स हॉस्पिटल में जाने से लेके जाएं, बाहर से जैसे बात कीजिए मॉलिज लेकर आएँ, लेकिन आप मुजरिम को किसी हालत में बाहर नहीं भेज सकते। मैं केयरटेकर में मिनिस्टर था, प्रिजन मेरे अंडर थी सिंध में, जाके देखें कि 80-80, 85 साल के लोग बीमार पड़े हुए जेल के हॉस्पिटल के अंदर, कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो मर्जी एफर्ट कर लें। इनको तो दुनिया के बेस्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, मुल्क का पैसा लूटा, करप्शन की, मुल्क को तबाही के नहाने पर ले आए, दुश्मन के नैरेटिव को फॉलो किया, और आज ये फैसिलिटीज मांग रहे हैं कि इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। इट इज़ वेरी अनजस्ट। ये हम सबको मिल के, अवाम को, और उसके बाद गवर्नमेंट तो इसमें आ ही नहीं सकती, साथ नेशनल जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। वी हैव टू रिकवर मनी हु हैव डन करप्शन। पाकिस्तान का ये सारे देखें, पिछले आज भी एक सेमिनार कराची में हो रहा था जो मैं अटेंड कर रहा था इंटरनेशनल, सिर्फ आपका एक ये 5-10 साल के अंदर 64 बिलियन डॉलर्स आए हैं, आपके कर्जा चढ़ गया मुल्क के ऊपर। वेयर इज दैट मनी? कौन सी आपने कोई नई चीज़ इंस्टॉलेशन की हैं? कहाँ आपने कुछ दिखाया है? कोई आप बताएं कि आपने हॉस्पिटल बना दिए, आपने 2-4 चीज़ें बना के और आपने बातें शुरू कर दी, कोई तो अकाउंटेबल होगा। किसने अकाउंटेबिलिटी करनी है? आई थिंक नैब हैज़ टू पुट, वो भी अपने आप को बिल्कुल और बेहतर करें, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। नोबडी स्टॉप्स चेयरमैन नैब कि वो टॉप के हायर कर लें प्रोसिक्यूशन के लिए टीम, ताकि वो पिच बराबर बैलेंस हो, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन, ताकि रिजल्ट निकल सके। बिल्कुल सही। और साथ पहले अपोर्शन ब्लेम करें कि आपने कितना पैसा लूटा है, ये पैसा आप आज दे दें, कल चले जाएं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कीप देम इन पाकिस्तान इन जेल, देयर इज नो पर्पस। द पर्पस इज टू गेट मनी। वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में लेकर आएँ, आपने करप्शन को ख़त्म करें और मुल्क को एक फोकस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में लेके चलें, जो कि आई एम श्योर कि इस दफ़ा होगा। मुझे बहुत उम्मीद है। हम सब पाकिस्तानी, हमने रहना है, हमारे इंटरेस्ट जहाँ पर है, इसलिए आवाम के लिए आपने कोई, हमने अभी तक कुछ नहीं किया। एग्रीकल्चर आपका इकोनॉमिक इंजन है, कुछ नहीं किया।
और ये चीज़ें अब हमें लाइन पे लेके आनी चाहिए, और ये ऐसे लोगों को ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट। उसके लिए तो फिर सेनेटर साहब, उसके लिए तो फिर मोहम्मद बिन सलमान फार्मूला है ना कि आप लोगों को मजलूम बनने का मौका ही ना दें, आप लोगों को शहादत क्लेम करने का मौका ही ना दें, आप लोगों को बीमार भी ना होने दें और सेहतमंद रहने दें। उनको सेहतमंद होने की हालत में ही उनसे पैसा रिकवर करें और उनको आप कर दें जो भी करना। मैं पहले बताऊं, मैं अर्ज करता हूँ, हम एज अ पॉलिटिशियन हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम दयानतदारी के साथ ओपिनियन मेकिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन करें। अब आप शाह साहब को ले लें, खुर्शीद शाह साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन जो ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, और वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हुआ तो इस कत्ल का इल्ज़ाम लगे। सच एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। देखिए, अगर खुदा न खास्ता एक सिचुएशन है, कल को मैं कन्विक्ट हो जाता हूँ नैब कोर्ट्स के ज़रिए, या खुर्शीद शाह साहब खुद कन्विक्ट हो जाते हैं और जेल के अंदर बक़ज़ाए इलाही मेरा वक्त पहुंचता है, तबई मौत मेरी हो जाती है या खुर्शीद शाह साहब की हो जाती है, तो उर्दू में उसको कहते हैं कि वो इंतकाल फरमा गए। ये कत्ल नहीं होता। कत्ल कहाँ से हो गया? आप एक नॉर्मल जो नेचुरल डेथ प्रोसेस है उसको इक्वेट कर रहे हैं मर्डर के साथ, जस्ट फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस को आप इंसल्ट कर रहे हैं कि लोग इन बातों को समझ नहीं रहे हैं कि आप उसकी कॉन्नोटेशन कैसे लेके आ रहे हैं? और क्या आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को मैसेज दे रहे हैं इस मुल्क के लिए हमने यही किया कि हम इंतकाल को कत्ल और कत्ल को इंतकाल बनाते फिर रहे हैं? ये बड़ी संजीदा बातें हैं, इसको बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। आई विश ऑल एंड स्पीडी रिकवरी फॉर मियां नवाज शरीफ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ज़ात के साथ भी जुड़ी हैं, किसी भी इंसान के साथ जुड़ी हो सकती हैं। जो उनका कानूनी हक है वो अगेन आई वुड रीट्रीट, वो मेडिकल अटेंशन है। उनको मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए बाय द वेरी प्रोफेशनल पीपल होना चाहिए, बेहतर लोगों का, बेहतर फैसिलिटीज़ का होना चाहिए, उनका हक है। लेकिन अदर देन दैट, मेडिकल यूनिट वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, 3 शिफ्टों में डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, हाँ, जेल के अंदर एक्सरसाइज मशीन वहां पे पहुंचा दी, मेडिकल बोर्ड्स बने, मेडिकल एप्रोप्रिएट एंड दिस व्हाट एल्स डू यू वांट? यस, ये पाकिस्तान रजिस्ट्री कर दें आपके नाम पे, क्या चाहिए? 83,000 कैदी जेलों में। ये स्टेप्स हैं एज अ स्पेशल प्रिजनर जो मियां साहब उनका प्रोफाइल की वजह से वो है, मेरे ख्याल में ये बड़े अप्रोप्रिएट स्टेप्स थे जो उन्होंने ले लिए हैं। इससे ज्यादा और क्या ज्यादा पॉसिबल नहीं है ह्यूमन। सर, अब हुकूमत को क्या ये नहीं चाहिए शराजी साहब कि मियाँ साहब माने या ना माने, हुकूमत को दफ़ा 144 या कुछ ऐसी दफ़ा का इतलाक करे और मियाँ साहब को ज़बरदस्ती उठाए, एम्बुलेंस पे ले जाए, लैंड क्रूजर में जैसे पहले लेके जाती है अस्पतालों में ले जाए और जाके एडमिट कर दे और इनकी सर्जरी भी करवा दे, ताकि वो अपने ऊपर से, हुकूमत को तो वो जो बैशिंग हो रही है, हुकूमत को चाहिए कि जी बीमार है ना, आए इलाज करवाते हैं। मैं थोड़ा सा सख्त जुमला बोलूँगा, अगरचे नून लीग उनकी बीमारी के ऊपर एक तमाशा कारी, लेकिन हुकूमत को ऐसा कोई तमाशा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी एक वज़ादारी का तकाजा है और ख़ुद वो फरमा रहे हैं कि वो नज़रियाती हो गए हैं। नज़रियाती लोग बड़े हौसले वाले लोग होते हैं अमीर, उनको इतना जल्दी हौसला नहीं हारना चाहिए। जो एतजाज़ साहब कह रहे हैं ना, वो बात बड़ी ठीक कह रहे हैं कि अगरचे आप जेल भी जाना चाह रहे हैं बट जेल में रहते हुए घर के मजे भी लेना चाह रहे हैं, ऐसे हरगज नहीं होता। जेल जेल होती है, घर घर होता है ना। तो फिर अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, वोट को इज्जत देने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए रास्ता अपनाना है तो अपनाएं। वो दुनिया में पहली मिसाल तो नहीं है, नेल्सन मंडेला से लेके पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने सौंपने बर्दाश्त किए हैं और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमने कौम पे कोई एहसान किया है। आपको लगता है कि बड़ा कॉज है तो उस कॉज के लिए तो पे प्राइस करनी पड़ती है, कोई देना पड़ता है ना कुछ। तो फिर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो मुश्किलात होंगी, उन मुश्किलात को सहें बट बुर्दबारी के साथ और बड़े एक सोबर वे में। ऐसा नहीं है कि उसको तमाशा बनाएं। आप जब कुलसूम बीबी आप बीमार थी और उस वक्त की अपोजिशन कहा करती थी कि आप तो बता नहीं रहे बीमारी क्या है, तो आप लोगों को ये कहते थे कि आप उनकी बीमारी के ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो आज आपके बारे में भी लोग यही बात कर रहे हैं। अगर आप बीमार हैं कि जो एक बड़ी, मेरे ख्याल में आप बीमारी को इतनी भी कोई ख़ास नहीं है कि जिससे कहा जाए कि कोई उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में है भी सही। अगर तो आपको उसकी ट्रीटमेंट है, मुल्क के अंदर भी मौजूद है, उसके बाद आप एक्सपर्ट्स को भी चाहें तो बुला सकते हैं, अपने माहिरीन को, वो भी आ सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए। हुकूमत के एंड तक मेरे ख्याल में जिन्होंने किया है बड़ा अच्छा किया है, पहले भी कहा है, बार बार कहा जा रहा है
कि अगर वो चाहते हैं मुल्क के अंदर जो उनको अच्छी फैसिलिटी लगती है लेकिन वो वहां जा सकते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों का एक ही मौक़िफ़ है कि हुकूमत मिलके नवाज शरीफ साहब की खुदा ना खास्ता जान लेना चाहती है उनको बीमारी में। भाई जो इस मुल्क का इंटेलिजेंशिया है, जो इंटेलेक्चुअल करप्शन की अपनी महराज को पहुंचा हुआ है, वो बहुत हमारे प्रोफेशन से लोग और भी वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो क्या पब्लिक ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन तो इसका जवाब ये तो नहीं होगा कि हुकूमत फिर देखेगी जी ठीक है जो होता है फिर देखेगी। काकड़ साहब वाली बात है कि पब्लिक लोगों की इंटेलिजेंस को इतना भी आप फॉर ग्रांटेड Underestimate लोगों को पता है कि हकीकत क्या है। जितने जमहूरी आप है ना, तो जमहूरियत तो ये कह रही है कि जब आपको एक अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपको पार्टी सदारत से हटा दिया गया, उसके बावजूद भी 2018 के इलेक्शन में जब टिकट तकसीम हुए हैं तो मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सके। उस वक्त चौधरी निसार अली खान को टिकट दिया जाना था, बट क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे, आपकी साहबजादी नहीं चाह रही थी, तो ऐसा नहीं हुआ। उस तरफ जब सेनेट के इलेक्शन हुए हैं तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ये कह रही थी कि रज़ा रब्बानी साहब को अगर चेयरमैन सेनेट बनाना है, तो क्योंकि जरदारी साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो पहले अपनी पार्टी में तो जमहूरियत लेके आए भाई, उसके बाद जमहूरियत की जंग लड़ें। तो ये जमहूरियत की जंग हरगिज़ नहीं है, बट कि उन हलकों को ये मैसेजिंग करनी है कि जो उनके ख्याल में उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल में पहली बार एहतसाब हो रहा है, अब हौसले के साथ, क्योंकि 10 साल सिंध में आप पहले ये कहते थे हमारे में सजा का बड़ा हौसला है और हम जेलों से जेल में जाएं। जरा वो दिखा दें जी, जरा दिखा दें। ये कहते थे हम जेलों से नहीं डरते होते, मिल गई जेल तो अब घबराहट क्या हो रही है, दिखा दें। स्ट्रगल मियाँ साहब ने शुरू की है, जिसका हिस्सा खुशकिस्मती से मैं भी हूँ। उनकी जो स्ट्रगल है उसकी मैं भी एक अदना सी सिपाही हूँ। उसमें इन खतरात को पेश नज़र नहीं रखा जाता। तभी कामयाबी मिलती है। जान को भी खतरा हो सकता है। अब 8 साल कैद बामुशक्कत भी हो गई है। अगर इन चीज़ों से डरते तो कभी ये काम शुरू ही ना करते। ये जो स्ट्रगल होती है ना, ये इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। वाहिद जी ब्रिगेडियर साहब, वो स्ट्रगल कहाँ गई जो ये स्ट्रगल कर रहे थे? ये तो सिपाही थे, ये सिपाहियों को क्या हो गया? ये तो कैदे बामुशक्कत से डरते नहीं थे। ये डर क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? यही बात हैरानी की है, जब आप इतने नारे लगाते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप करप्शन कर रहे हैं, आपको अवाम ने मैंडेट दिया, आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाया, आपने अवाम ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया, आपने उनके लिए क्या किया? आप जिस तरीके का रहन सहन है, आपने किसी गरीब आदमी का देखा है जो सड़क पे रहता है? आपने हेल्थ में क्या किया? आपने एजुकेशन में क्या किया? आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट की? थर के लोगों के लिए क्या किया? देखें किस तरीके से बच्चे मर रहे हैं, बिजली का बहरान है, कोई आपने काम किए सवाए सड़कें बनाने के, क्योंकि उसमें आपको नेट कमीशन मिल गया। तो बात यह है कि इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट और उसके बाद कोर्ट्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज टू एंश्योर कि इनसे पैसा लिया जाए। हमें सिर्फ चाहिए इनसे पैसा वापस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यही मैं आई पर्सनली फील कि यही पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ भी होगी कि जिसने भी पैसा लूटा है, आप उनकी पहले बैकग्राउंड तो देखें। ये जो अभी बात कर रहे थे कत्ल की और ये की, आप सिर्फ बैकग्राउंड देख लें कि ये क्या थे, आज क्या है। दे विल नेवर बी एबल टू जस्टिफाई। इशू ये कि नैब को अपना काम फुल तंदही से करना है और एक्शनेबल एविडेंस लेकर आनी है। और वो ये है कि आपके पास एसेट परफॉर्मा जब भरते हैं, आपके पास क्या था आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, और आज आपके पास क्या है, प्लीज़ जस्टिफाई। नहीं, ये आपके पास इतने बिलियन रुपीज़ और डॉलर्स का आपके पास इल्ज़ाम है, प्लीज रिटर्न। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसके अलावा कुछ वो नहीं कहते हैं आप जस्टिफाई करें, वो नैब से कहते हैं आप जस्टिफाई करें, हम क्यों जस्टिफाई करें? अब कर लें आप। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही मैं बात गलत है कि ये इट हैज टू बी बाय द इंडिविजुअल जिसने किया है। हाँ। आप जब कहते हैं उसको परफॉर्मा देखें, इन्होंने किसी को नहीं दिया। आप परफॉर्मा दें, फिल करें, कोई जी बताएंगे आपके पास कहा था, आपके पास पहले क्या थे, आज क्या है, ये कहाँ से आया। द इंडिविजुअल हैज टू जस्टिफाई, द डिफेंस हैज टू जस्टिफाई। राइट जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इस मुल्क में करप्शन और लूट मार भी अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक होगी, और करप्शन और लूट मार करने के बाद जो मुझे सजा होगी वो सजा भी मेरे मुताबिक होगी। मेरे एहतसाब का तरीकाकार भी मैं बनाऊंगा, एहतसाब अदालत का कैसे कायम होगी वो भी मैं बताऊंगा, किस जेल में रखा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, इलाज कहाँ से होगा वो भी मैं बताऊंगा, डॉक्टर कौन होगा वो भी मैं बताऊंगा, वक्त क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। ये है सारा पाकिस्तानी सियासत का गोरख धंधा। बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहेगा तब्दीली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।